हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हो, मैं कुछ वीडियोस बना रही हूँ जिसमें मैं आपके साथ अभी आरडीटी डिस्कस कर रही हूँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो उसी की कंटिन्यूएशन में ये सेकंड क्लास है। अगर फर्स्ट नहीं देखी है तो प्लीज फर्स्ट वाली को पहले देखना। मैं कोशिश करूंगी कि उसे ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दूं, तो आप आई बटन के थ्रू उसे देख सकते हो। आई डोंट नो, इस साइड होगा आई थिंक आई बटन आपके। तो प्लीज उसमें जाके देख लेना। और अभी जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो क्या है, तो उसके लिए पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तो हमने कुछ एंजाइम्स के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब एंजाइम्स के बाद जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज बेसिकली दिस टॉपिक हियर, यानी एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स वगैरह वाला टॉपिक। तो एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स क्या होते हैं वो हमें देखना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दूसरी चीजें बताई, मतलब दूसरे ये जो भी कॉन्सेप्ट थे, दूसरे एंजाइम्स थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वगैरह, वो बताए। अब मैं एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स में बहुत सारे आते हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हो टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज आता है एक। ये एंजाइम जो होता है ये डीएनए पॉलीमरेज ही है एक। और ये डीएनए पॉलीमरेज तो है, बट ये टेम्पलेट के इंडिपेंडेंटली काम करता है। इसे टेम्पलेट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, तो ये याद रखना। एंड होमोपॉलीमर टेलिंग के लिए ये जाना जाता है, मतलब सेम न्यूक्लियोटाइड को बार बार टेल की तरह ऐड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आप देख सकते हो ये 3' OH पे ऐड करता है। तो जैसे आपके पास ये डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है, इस तरीके का डीएनए सेगमेंट है ये। तो इस डीएनए के सेगमेंट में 3' एंड कहाँ है? ये दो जगह होंगे क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो अब यहाँ जो दो जगह ये 3' एंड है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने सीटीपी इसे प्रोवाइड किया, तो ये डी सीटीपी ऐड कर देगा। देख सकते हो यहाँ बहुत सारे सी इधर ऐड हो गए और बहुत सारे सी इधर ऐड हो गए। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू ये काम करता है। तो टर्मिनल पे, मतलब एक टर्मिनल पे जो कि 3' है यहाँ, उस पे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को ट्रांसफर कर देगा। ये इसका काम होता है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर फॉर दिस एंजाइम। Then let's move on to the next one. Next one here is alkaline phosphatase. Alkaline phosphatase is the enzyme जो phosphate remove करता है। You must have heard about phosphatase, फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज। इसके अलावा आपने काइनेज के बारे में भी सुना होगा, ठीक है। ये एंजाइम सुने होंगे आपने। काइनेज एंड फॉस्फोराइलेज जो होते हैं फॉस्फेट ऐड करने के लिए जाने जाते हैं, एंड फॉस्फेटेज फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए जाना जाता है। तो अल्केलाइन फॉस्फेटेज ऐसा होता है जिसे अल्केलाइन कंडीशन मिलेगी तभी काम करेगा, एंड ये फॉस्फेट रिमूव करता है। अब कौन से एंड पे फॉस्फेट होता है, हमेशा याद रखना, डीएनए जब भी हम बनाते हैं इस तरीके से, तो उस डीएनए के 3' एंड पे हमेशा OH ग्रुप होता है फ्री। और 5' जो एंड होता है उसके ऊपर आपको फॉस्फेट हमेशा मिलता है। तो 5' एंड से फॉस्फेट रिमूव करने के लिए इसे जाना जाता है, लिखा भी हुआ है यहाँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल, वी हैव बेसिकली मेड द फॉस्फेट ग्रुप्स। काफी ज्यादा इसे एनलार्ज करके दिखाया हुआ है ताकि आपको क्लियर हो कि एक्चुअल में ऐसे फॉस्फेट दिखते हैं। तो ऐसा फॉस्फेट है आपके पास। इस फॉस्फेट को आप निकाल दोगे इस एंजाइम की मदद से फ्रॉम दी 5' एंड्स। तो ये एंजाइम जब भी डालोगे तो ये 5' एंड से फॉस्फेट हटा के OH ग्रुप ऐड कर देगा। इसीलिए यहाँ पे दोनों जगह OH OH जो है वो बना हुआ है। तो ये एल्केलाइन फॉस्फेटेज का काम था। देन वी हैव T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। अब T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज किस तरीके से काम करता है, मैं थोड़ा सा अपनी जो वीडियो है थोड़ी सी बड़ी कर देती हूँ, मे बी ज्यादा आपको बेटर दिखे। अगर बेटर दिख रहा होगा वीडियोस में तो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ज्यादा ही बड़ा करके रखूंगी इसे। बाकी देखते हैं कितना होता है, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है कि क्या मैं यहाँ से बड़ा करूंगी तो आपको दिखेगा वो बड़ा या नहीं। लेट्स सी। तो नेक्स्ट एंजाइम जो है वो T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है। अब T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज जो है ना, ये ऐसा एंजाइम है जो T4 बैक्टीरियोफाज से निकाला गया था। तो T4 बैक्टीरियोफाज से ऑब्टेन हुआ था ये काइनेज, और काइनेज है तो फॉस्फेट ऐड करेगा।
और T4 फाज से डायरेक्टली तो आप निकाल नहीं सकते, तो इकोलाई सेल्स जो कि इन्फेक्टेड थे T4 फाज से, उससे निकाला गया था ये पर्टिकुलर एंजाइम, और ये फॉस्फेट ऐड करता है टू दी 5 प्राइम एंड्स ऑफ द डीएनए। तो 5 प्राइम एंड्स पे ये ऐड करने के लिए जाना जाता है। देन यू कैन सी यहाँ लिखा हुआ है इट इज यूज्ड फॉर एंड लेबलिंग। अगर डीएनए के एंड्स को लेबल करना है आपने तो उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ये आपका डीएनए है, इसके एक 5 प्राइम एंड पे तो फॉस्फेट है, दूसरे 5 प्राइम एंड पे क्या है, OH ग्रुप है। जैसे मान लो आपके पास डीएनए था, वो आपने ऐसा प्रोड्यूस कर दिया यूजिंग दैट फॉस्फेटेज एंजाइम, तो अब क्या करोगे, अब इसे वापस फॉस्फेट ऐड करने के लिए आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का यूज करना पड़ेगा। ये फिर क्या करेगा, ये फिर उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देगा, तो OH हटा के इस 5 प्राइम एंड पे इसने फॉस्फेट ऐड कर दिया। इस तरीके से ये सारा काम करता है। After this, we also have ligases. Ligases are basically the enzymes that join DNA molecules together. Ligation करने में help करते हैं, तो join कर देते हैं, phosphodiester bond बनाते हैं between nucleotides। तो वही लिखा हुआ है, phosphodiester bonds की synthesis के लिए responsible है। तो वी आर डन विद द एंजाइम्स जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में चाहिए होते हैं। अब जो हमें डिस्कस करना है दैट इज वेक्टर। तो वेक्टर के बारे में डिस्कस करना है तो वो देखते हैं। तो वेक्टर्स आर बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स और क्लोनिंग वेक्टर्स, एक्सप्रेशन वेक्टर आप इन्हें बोल सकते हो। ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं, मतलब ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपके डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म में। तो उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालने के लिए जाने जाते हैं। अब हर एक वेक्टर के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। तो रेप्लिकेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट कर सके, ऐसी एबिलिटी शो करनी चाहिए। ORI जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बेसिकली यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो वो आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है। एंड देन उसके बाद फीचर्स तो मैंने फर्स्ट आपको बता दिया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन होस्ट सेल्स। अनदर वन इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट बहुत जरूरी होती है। आपके पास ऐसा वेक्टर होता है सर्कुलर मॉलिक्यूल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। अब इस पे एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट एग्जिस्ट करती है जिसे पॉलीलिंकर साइट भी बोलते हैं। ये बेसिकली होती है जिसपे बहुत सारे एंजाइम की साइट होती है, जैसे SMA1 मान लो, या फिर दूसरे एंजाइम की साइट्स होती हैं इस तरीके से। तो ऐसे इस पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स जो होती है ना जनरली यूनिक होती हैं। यूनिक इन द सेंस कि एक एंजाइम की एक ही साइट होनी चाहिए, एक से ज्यादा होगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी। जब आप उस एंजाइम से कट करोगे, अगर 2 साइट हैं, जैसे मान लो SMA1 यहाँ भी आ गया एक, या फिर यही इसी पॉलीलिंकर साइट में एक और जगह आ गया, तो उसकी वजह से आपका जो भी वेक्टर है वो एक जगह से कटेगा नहीं, वो 2 जगह से कट जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास 2 फ्रेगमेंट्स बनेंगे। अब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में अटैच हो ये आपको पता थोड़ी है, ठीक है, क्योंकि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आप देख नहीं सकते, आपका वेक्टर आप देख नहीं सकते, तो कितने फ्रेगमेंट्स बने हैं, उसमें कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको आपको इंश्योर करना है कि आपकी जीन जो है वो पूरे वेक्टर में एक ही लोकेशन पे जाके इंसर्ट होनी चाहिए। तो इसीलिए हमेशा हम यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट रखते हैं, मतलब हर एक जीन की एक ही साइट रखते हैं। After this, we also require genetic markers. These markers are completely different from the molecular markers. हम molecular markers के बारे में भी पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ जेनेटिक मार्कर के बारे में बताया, जेनेटिक मार्कर बेसिकली होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर या स्क्रीनेबल मार्कर। या तो आपको अपने जिन भी सेल्स के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट गई है उन सेल्स को अगर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए सिलेक्टेबल मार्कर्स का आप यूज करोगे। अगर आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपको ऑर्गेनिज्म को स्क्रीन करना है कि आपकी जीन जो है वो गई है या नहीं गई है, बस प्रेजेंस या एब्सेंस देखनी है, तो दैट इज थ्रू स्क्रीनेबल मार्कर्स।
बट अगर आपको ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स यानी जिनके अंदर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाला है, उन सेल्स को चाहते हो आप कि वो सरवाइव करें, ग्रो करें और बाकी सब की डेथ हो जाए, तो उसके लिए आप सिलेक्टेबल मार्कर्स जनरली यूज करते हो। अब सिलेक्टेबल मार्कर ऐसे नहीं होते हमेशा कि आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट कंटेनिंग सेल की डेथ ही हो हमेशा। तो कैन बी पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे भी हो सकते हैं। पॉजिटिव जो होते हैं वो जनरली होते हैं जो आपके ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब आपके जो भी ट्रांसफॉर्म हो गया है सेल जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया है, उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे ग्रो करने में हेल्प करेंगे। नेगेटिव सिलेक्टर ऐसे होते हैं जो कि उसकी डेथ कॉज करते हैं, मतलब उन्हें मार देते हैं। मतलब इफ यू डू नॉट रिक्वायर द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, तो उन्हें किल करने के लिए हम नेगेटिव सिलेक्टर यूज करते हैं। ऑल्दो पॉजिटिव सिलेक्टर्स आर द मोस्ट कॉमन, नेगेटिव वाले इतने कॉमन नहीं है। और ये कंडीशनल नॉन कंडीशनल भी होते हैं, मतलब कंडीशनल नॉन कंडीशनल की जगह आप अनकंडीशनल भी बोल सकते हो। तो कंडीशनल वाले सिलेक्टेबल मार्कर्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही आपके सेल्स को ग्रो करने देंगे या उन्हें मार देंगे, तो कंडीशन चाहिए। अनकंडीशनल ऐसे होते हैं जिसके लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए, हमेशा ही मार देंगे आपके ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को या हमेशा ही उन्हें सरवाइव करने देंगे। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर का थोड़ा सा फीचर है। देन स्क्रीनेबल मार्कर भी होते हैं। स्क्रीनेबल में रिपोर्टर जीन आती है, जीएफपी वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, वाईएफपी, इन सब के बारे में। तो ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, येलो फ्लोरोसेंट प्रोटीन, तो ये फ्लोरोसेंट प्रोटीन होते हैं जो कि रिपोर्टर जीन की तरह काम करते हैं। तो जब रिपोर्टर जीन प्रेजेंट होगी और इन प्रोटीन्स को बनाएगी, तो ये प्रोटीन जो है उस पर्टिकुलर एरिया में फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जीन इस लोकेशन में प्रेजेंट है, इस सेल के या इस टिश्यू के। तो इसे हम जनरली क्वांटिटेटिव एसे से डिटेक्ट करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एसे जो होता है वो बेसिकली आपके क्वांटिटेट करेगा कि कितना जीन का एक्सप्रेशन हुआ है। तो रिपोर्टर जीन जितनी ज्यादा एक्सप्रेस करेगी उतना ज्यादा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी एक्सप्रेस करेगा। बिकॉज जनरली आपकी जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट होती है उसके साथ आप जो भी आपका ये सिलेक्टेबल स्क्रीनेबल मार्कर होता है वो अटैच कर देते हो इस तरीके से। तो जितना जीएफपी एक्सप्रेस किया है उतना ही आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट ने भी एक्सप्रेस किया है। तो ये कुछ मार्कर्स बताए। देन अनदर फीचर ऑफ वेक्टर्स इज द लो मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए वेक्टर्स का जनरली, क्योंकि अगर कम मॉलिक्यूलर वेट होगा तो ज्यादा रेजिस्टेंट होंगे टू डैमेज। तो इतना ज्यादा इजीली डैमेज नहीं होगा आपका जो भी डीएनए है। इसके अलावा दे कैन रेडली बी आइसोलेटेड फ्रॉम द होस्ट, तो होस्ट से उसे अच्छे से आइसोलेट करना पॉसिबल होगा। दे कैन बी प्रेजेंट इन मल्टीपल कॉपीज, छोटे हैं डीएनए तो ज्यादा कॉपीज में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ज्यादा कॉपी मतलब ज्यादा एक्सप्रेशन, तो इसीलिए लेस चांस होता है कि वेक्टर के पास मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट हो, क्योंकि अगर वेक्टर छोटा है तो रिस्ट्रिक्शन साइट भी कम होंगी, वेक्टर बड़ा होगा तो रिस्ट्रिक्शन साइट भी ज्यादा होंगी। ये चीज बताई जा रही है लास्ट पॉइंट में। तो आई होप आपको वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, वेक्टर्स का जो भी चीज है, वेक्टर्स के फीचर्स हैं वो सब समझ आ गए हो। एक चीज मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियोस 4 से 5 दिन अपलोड करूँ हफ्ते में। जितना मुझसे हो पाएगा उतना अपलोड करूंगी, ज्यादा से ज्यादा अपलोड करूंगी। बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या सच में आपको ये चीजें समझ आ रही हैं? लाइक जब भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको क्लियर हो रही हैं चीजें, मतलब कुछ बेनिफिट मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मुझे आइडिया रहे कि हाँ आपको क्लियर हो रही हैं चीजें, आपको अच्छी लग रही हैं ये क्लासेस, तभी मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी। ठीक है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताना। जो भी कमेंट नहीं करते हैं उन्हें भी बोलूंगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लाइक कर रहे हो इन वीडियोस को या नहीं। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बनाऊंगी और जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगी। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि आपको पसंद क्या है, वो चीज फिर मैं अपलोड करना शुरू करूंगी। ठीक है, तो प्लीज बताना।
देन अब वेक्टर्स की इंडिविजुअली बात करते हैं। मैंने आपको वेक्टर्स का ओवरऑल आइडिया दिया कि उनके क्या फीचर्स होते हैं क्या नहीं। अब कौन कौन से वेक्टर्स हैं जो हम जनरली यूज करते हैं। तो कुछ वेक्टर्स हैं जो हम बैक्टीरिया इकोलाई से निकालते हैं, जैसे प्लाज्मिड से बेस्ड जो वेक्टर्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब वेक्टर के टाइप्स जो भी अब बताऊंगी, एग्जाम्पल्स बताऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लाज्मिड के बेसिस पे, जैसे प्लाज्मिड जो होता है जनरली सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए सीक्वेंस होता है। एंड इसका साइज जो होता है वो 1 kb से लेके 300 kb तक का साइज होता है इन जनरल। प्लाज्मिड दो टाइप के हो सकते हैं, रिलैक्स्ड प्लाज्मिड, स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड। साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइज याद रखना। जो चीजें बोल रही हूँ ना इंपॉर्टेंट है, वो है एक्चुअल में। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन की वीडियोस भी आया करेंगी। मैं कोशिश करूंगी कि एक वीक में एक क्लास सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन डिस्कशन की रखूं, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। तो रिलैक्स्ड या स्ट्रिंजेंट दो टाइप के प्लाज्मिड होते हैं। रिलैक्स्ड वो प्लाज्मिड्स होते हैं जो मल्टीपल कॉपीज में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारी कॉपीज में होंगे, तो उन्हें रिलैक्स प्लाज्मिड बोलते हैं। भाई ऐश कर रहे हैं, वो रिलैक्स कर रहे हैं आराम से, ठीक है। और स्ट्रिंजेंट जो होते हैं वो ऐसे वाले होते हैं जो कि बहुत ज्यादा, जैसे सख्त नहीं होते कुछ लोग कि बिल्कुल नहीं भाई हम नहीं कर सकते, तो ये बहुत कम कॉपीज में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में कम कॉपीज होंगी। तो सिंगल कॉपी भी हो सकती है या फिर लो कॉपीज भी हो सकती है। मैंने यहाँ लो कॉपीज बनाई है, बट सिंगल कॉपी कैन ऑल्सो एग्जिस्ट, एक कॉपी, ठीक है। आइडियल प्लाज्मिड कैसा होना चाहिए, यानी आइडियल वेक्टर कैसा होना चाहिए, एक अच्छा वेक्टर, ठीक है। तो आइडियल वेक्टर जो होता है उसका सबसे पहली चीज स्मॉल साइज होना चाहिए। तभी उसमें आप लंबे से लंबा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ज्यादा लेंथ का जीन ऑफ इंटरेस्ट भी इंसर्ट कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपका वेक्टर बड़ा होता है, आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बड़ी होती है, तो उनका लाइगेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे आपका वेक्टर मान लो इतना बड़ा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट इतनी सी है, तो इसको यहाँ पे अटैच होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से अटैच हो जाएगी। बट आपका वेक्टर भी इतना बड़ा है और आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी काफी बड़ी है, तो इतना बड़ा इंसर्ट होने के लिए आपके वेक्टर को बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। तो इसीलिए स्मॉल साइज बोलते हैं हम, जनरली उसी को प्रेफर करते हैं। हाई कॉपी नंबर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जितनी ज्यादा कॉपीज होंगी यानी जितना रिलैक्स्ड प्लाज्मिड होगा उतना ज्यादा अच्छा है। हमारे प्लाज्मिड का, हमारे वेक्टर का ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन खुद का होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए उसके पास, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, एंड सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीजें हम ऐड भी कर सकते हैं, मतलब अगर ये चीजें नहीं भी होंगी ना इनमें से कुछ कुछ, तो उसे हम ऐड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ बताया हुआ है, मॉडिफिकेशन टू बी मेड, लाइक वी कैन इंसर्ट द मल्टीपल क्लोनिंग साइट because restriction sites may be more in number, more than one in number. Yeah, there can be some enzymes for which the restriction sites are completely absent, तो वो हम खुद से इंसर्ट करते हैं, चल जाएगा। जैसे आप कोई कपड़े खरीदने जाते हो, अगर वो कपड़े आपके साइज के नहीं मिले तो भी बड़े साइज का लेके आप उसे ऑल्टर करा लेते हो ना, वैसे ही यहाँ पे होता है। तो आपके पास प्लाज्मिड में बाकी फीचर्स हैं, कुछ नहीं है तो भी चलेगा, हम खुद से मॉडिफाई कर देते हैं। इंसर्शन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, हो सकता है जो एंटीबायोटिक आप यूज करना चाहते हो उसकी रेजिस्टेंट जीन उसके पास ना हो, तो आप उसे भी इंसर्ट कर सकते हो। एंड सिलेक्शन सिस्टम भी आप इंसर्ट कर सकते हो, तो जो भी सिलेक्टेबल मार्कर आपको ऐड करना है, रिपोर्टर जीन ऐड करनी है, वो आप कर सकते हो। यहाँ दो वेक्टर्स हैं जिनका आपको एग्जाम्पल दे रखा है, इन्हीं के बारे में करवाऊंगी मैं, क्योंकि एग्जाम्पल से बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वी हैव PBR322 एंड PUC19। PBR322 जो है 4361, ठीक है। मेरी हिंदी इतनी ज्यादा कहीं कहीं पे अच्छी नहीं है नंबरिंग के केस में। तो 4361 बेस पेयर का होता है ये प्लाज्मिड। तो वो आपको बताया हुआ है, इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये सब प्रेजेंट है। और ये हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड है, तो काफी ज्यादा यूज भी होता है। PUC19 जो है ना, इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है,
लैक आई लैक जेड जीन है और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। यू कैन सी इन चीजों का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो होता है ये लैक जेड जीन पे बेस्ड होता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जो जीन होती है, अगर आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर आ जाती है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये जीन इनएक्टिवेट हो गई। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन पे बेस्ड है ये पूरा प्लाज्मिड। तो वो दो आपको एग्जाम्पल बताए हैं। फॉर द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और वायरस से जो भी डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं आइसोलेट हुए हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। इतना ही कराना था मुझे आज की क्लास के लिए। तो इतना करके अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे। बाय बाय।